जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद शुएब नकवी और मैं मौजूद हूँ कैन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि हम फिजिकल ऑप्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 13 है। और फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर अभी तक हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को देखा, हमने इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म को देखा, हमने न्यूटन रिंग्स को देखा, और हमें समझ में आ गया कि लाइट का वेव नेचर है। और YD80 से भी हमने लाइट के वेव नेचर को प्रूव कर दिया, न्यूटन रिंग्स से भी हमने वेव के लाइट के वेव नेचर को प्रूव कर दी। सारी फॉर्मुलेशन हमने करी। होपफुली आपको अभी तक की सारी बात अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज आपके लिए इसी चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन आज का बड़ा टॉपिक रहेगा। आज का बड़ा टारगेट है कि हम डिफ्रैक्शन को समझें अच्छे से कि डिफ्रैक्शन क्या चीज है, और उसके बाद हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो कि एक डिवाइस है, हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी समझें कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस चीज का नाम है। तो आइए जी शुरू करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं डिफ्रैक्शन। अच्छा, जैसे आप रिफ्लेक्शन को पढ़ कर आए, जैसे आप रिफ्रैक्शन को पढ़ कर आए, आपको पता है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज लाइट की हैं। आपको पता है लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है, आपको पता है लाइट रिफ्रैक्ट भी करती है। वैसे ही लाइट की एक प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन, लाइट डिफ्रैक्ट भी करती है। अब व्हाट इज मीन बाय डिफ्रैक्शन? बड़ा बड़ा उलझा हुआ कॉन्सेप्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार टॉपिक। क्या है डिफ्रैक्शन? शुरू करें, चले जी। अब आपका सारा ध्यान यहां हो और गौर से समझे कि हम डिफ्रैक्शन किस चीज को कहते हैं। डिफ्रैक्शन मींस व्हेन अ रे ऑफ लाइट bends on the corner of opaque object and enters the shadow region and enter the shadow region. This behavior of light is called diffraction. क्या है डिफ्रैक्शन? When a ray of light bend on the corner of opaque object and enter the shadow region, this behavior of light is called diffraction. अब आपको ओपेक ऑब्जेक्ट का तो पता होगा कि ओपेक ऑब्जेक्ट किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती। ओपेक ऑब्जेक्ट हम किस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि जिससे लाइट बिल्कुल पास नहीं हो सकती, यानी लाइट के रास्ते में कुछ बिल्कुल ऐसी रुकावट आ जाए कि जिससे लाइट टकराकर वापस तो चली जाए, लेकिन लाइट उससे गुजरे नहीं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट आपका ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहां पर भी हमने एक अदद ओपेक ऑब्जेक्ट को लेना है। क्या करेगा वो ओपेक ऑब्जेक्ट? वो ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को ब्लॉक करेगा। और हम ये बता रहे हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट किसी ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पर पड़े और शैडो रीजन के अंदर एंटर कर जाए, तो इस बिहेवियर को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। अभी डेफिनेशन से तो नहीं समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा जरा ये देखो। देखो, लेट से मैं कहता हूं कि मेरे पास एक अदद इस तरीके का, मेरे पास इस तरीके का, या मैं इसको एक हाँ, इस एग्जांपल से समझता हूं। देखो, मैं कहता हूं कि लेट से मेरे पास एक ये ऑब्स्टिकल है, यानी एक रुकावट है लाइट के रास्ते में, और यहां पर मैंने एक अदद स्क्रीन रखी हुई है। यहां पर मैंने एक अदद क्या रखी हुई है? स्क्रीन रखी हुई है। ठीक, या चलो मेरे पास यहां पर दो स्लिट्स हैं। YD80 नहीं पढ़ रहे, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ रहे, पढ़ क्या रहे हैं? पर डिफ्रैक्शन ही रहे। अब होता क्या है, आपने शायद सुन रखा हो, बहुत दफा आपने अपनी 9th-10th की किताबों में पढ़ा होगा कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या पढ़ रखा है? लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अरे 9-10 वालों को तो ये बता देंगे लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बट आपको ये नहीं कहेंगे कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। नहीं, ऐसा नहीं है। लाइट हर बार स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करती। देखो जी, होगा क्या? वैसे तो होना क्या चाहिए, हमें देखकर बिहेवियर को ऐसा लगता है कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, यहां से भी कुछ रे ऑफ लाइट ऐसे आई, और इधर जाकर अगर लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे तो इसको यहां पर जाकर हिट करना चाहिए, इसको यहां पर जाकर हिट करना चाहिए। यही होना चाहिए। और क्योंकि देखो ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? एक अदद ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो इसके सामने यहां पर पूरा क्या बनना चाहिए? ये स्क्रीन है, बस तो बताइए ना। यहां पर पूरा क्या बनना चाहिए? इस पूरे रीजन में शैडो। क्या बनना चाहिए? शैडो बनना चाहिए। इस पूरे रीजन में शैडो बनना चाहिए भाई, ये ओपेक ऑब्जेक्ट।
रोशनी को यहां से पास नहीं करना चाहिए था, यहां पर शेडो, इधर एक रोशनी पड़ती, इधर एक रोशनी पड़ती, यही होना चाहिए था। यही समझ में आता है ना कि भाई एक रे ऑफ लाइट इधर से आई, एक रे ऑफ लाइट इधर से आई, इधर टकराई, इधर टकराई, बैक ऑब्जेक्ट है, यहां भी शेडो होना चाहिए, यहां भी शेडो, यहां भी शेडो, यहां ब्राइट लाइट, यहां ब्राइट लाइट, वहां तो यही चाहिए। बट ये होता नहीं है। हुआ क्या, डिफ्रैक्शन क्या कहती है, डिफ्रैक्शन कहती है व्हेन अ रे ऑफ लाइट बेंड ऑन द कॉर्नर, रे ऑफ लाइट बेंड करे कॉर्नर पर और एंटर कर जाए शेडो रीजन में। यानी ये रे ऑफ लाइट कैसे आई, ये रे ऑफ लाइट इस तरीके से है, अभी देखो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे है, यहां से यूं चली जाए, यूं चली जाए, यहां से कॉर्नर से ऐसे चले जाए, कॉर्नर पर बेंड करे, क्या करे, ये था कॉर्नर, कॉर्नर पर क्या करे, बेंड करे, यहां से ऐसे बेंड कर जाए, यहां से ऐसे चली जाए, यहां से भी बेंड करके ऐसे चले जाए। तो अब मुझे एक बात ये बताओ कि इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने, ये हमारा शैडो रीजन था, ये हमारा क्या था, ये हमारा शैडो रीजन था। हमने क्या बोला था, शैडो रीजन में लाइट नहीं जाएगी, यही बोला था हमने। लेकिन शैडो रीजन में लाइट जा रही है, क्यों जा रही है, ड्यू टू डिफ्रैक्शन। क्या है डिफ्रैक्शन, कि रे ऑफ लाइट आए, कॉर्नर पर बैंड कर जाए, कॉर्नर पर बैंड कर जाए, बैंड करने के बाद यहां पर आकर मिल जाए और यहां पर एक तुम्हें ब्राइट स्पॉट नजर आए, तो तुम बोलोगे ये तो शैडो रीजन होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर ओपेक था, लाइट यहां से नहीं गुजर सकती थी, लेकिन तुम्हें यहां पर रोशनी नजर आ रही है। दिस इज वी कॉल्ड डिफ्रैक्शन। तो क्या बता रहा था मैं तुम्हें, वो एक्चुअली माइक बंद हो गया तो इसको हम थोड़ा सा दोबारा से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने बोला कि यहां पर हमारे पास शैडो रीजन के अंदर, ये हमारे पास इतना शैडो रीजन होना चाहिए था कि जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट के सामने था, तो वहां पर लाइट नहीं पड़नी चाहिए थी। बट क्या हुआ कि लाइट ने क्योंकि कॉर्नर्स पर आकर बेंड किया, लाइट ने कॉर्नर्स पर आकर क्या किया, बेंड किया और यहां पर एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर लिया। अब हम यहां पर हमें कैसे पता चलेगा कि ब्राइट स्पॉट क्रिएट कर लिया, तो तुम्हें थोड़ा सा इस डायग्राम को दोबारा समझना पड़ेगा। ये देखो, इसको एक दफा दोबारा बनाएं, क्या बताना चाह रहे हैं यहां पर, इसको एक दफा दोबारा बनाते हैं। देखो कि हमारे पास यहां पर दो स्लिट्स हैं, स्लिट S1 और स्लिट S2, और रेजेस यहां से निकली, इधर आई, रेज यहां से निकली, इधर आई, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमम। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ये बताइए कौन सी रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो आप बोलेंगे जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है। ये ऐसा लग रहा है ज्यादा बेंड हो गई है, जबकि भाई ये है ऐसी, ऐसी ही है। आप बोलेंगे जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस कितना, हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस 0। और मैंने आपको बता रखा कि जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी पाथ डिफरेंस 0 हो, जब भी पाथ डिफरेंस 0 होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि देखो ये वाला जो मेरा ऑब्जेक्ट है, ये यहां से ऊपर वाला जो सारा रीजन होगा ये पूरा शैडो रीजन होगा, इससे जो ये वाला भी सारा रीजन होगा ये भी सारा क्या होगा, शैडो रीजन। मतलब ये सारा शैडो रीजन, क्योंकि ये ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट यहां से पास नहीं हो रही। ये इससे ऊपर वाला भी सारा शैडो रीजन, क्योंकि ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट, लाइट यहां से पास नहीं हो रही। ऐसा ही है, लाइट क्योंकि इससे ऊपर भी नहीं जा रही, लाइट इससे नीचे भी नहीं जा रही, ये पूरा कैसा रीजन, ये पूरा शैडो रीजन, नीचे भी और ऊपर भी। यहां पर ब्राइट स्पॉट क्यों बना, क्योंकि लाइट कॉर्नर पर बेंड हुई, लाइट कॉर्नर पर बेंड हुई। आपको बोलेगा सर ऊपर भी तो कॉर्नर बेंड होगी, हाँ होगी ऊपर भी, लेकिन यहां जो बिहेवियर समझेंगे वही ऊपर की नहीं है। मैं कहता हूं यहां से ऊपर सारा शैडो रीजन, यहां से नीचे सारा शैडो रीजन। तो ये अब मेरे पास यहां पर ब्राइट स्पॉट बना, तो डिफ्रैक्शन कहता है कि ये जो तुम्हारा ब्राइट स्पॉट है ना, इससे ऊपर भी तुम्हें एक और ब्राइट स्पॉट मिलेगा, इससे ऊपर भी तुम्हें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, उससे ऊपर भी तुम्हें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा, उससे ऊपर भी तुम्हें एक ब्राइट स्पॉट मिलेगा। लेकिन अगर तुम गौर से देखो तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे वैसे वैसे ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी कम होती जा रही। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे वैसे वैसे ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी कम होती जा रही, जैसे जैसे ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी कम होती जा रही, वैसे वैसे हम शैडो रीजन के करीब बढ़ते जा रहे हैं, और एक वक्त आएगा पूरा शैडो रीजन हो जाएगा। कुछ आ रही है बात समझ में। पहले ये सेंट्रल मैक्सिमम पर ब्राइट स्पॉट, क्यों ब्राइट स्पॉट, क्योंकि लाइट कॉर्नर पर आके बेंड करेगी। डिफ्रैक्शन क्या था, व्हेन अ रे ऑफ लाइट बेंड ऑन द कॉर्नर ऑफ ओपेक ऑब्जेक्ट एंड एंटर द शैडो रीजन, दिस बिहेवियर ऑफ लाइट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। कि जब लाइट कॉर्नर पर बेंड करे और शैडो रीजन में दाखिल हो जाए और इंटरफेयर करे कैसे, कंस्ट्रक्टिवली, तो यहां पर हमें मिलेगा एक ब्राइट स्पॉट। यानी हमें ऐसा लगता था कि यहां पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है,
रोशनी यहां पर नहीं आएगी, रोशनी यहां ऊपर आएगी, जबकि हो क्या रहा है, रोशनी शैडो रीजन में भी आ रही है। क्यों आ रही है शैडो रीजन में? ड्यू टू डिफ्रैक्शन। फिर इस रे और इस रे ने सेम पाथ ही ट्रेवल किया तो हम बोलेंगे पाथ डिफरेंस जीरो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कुछ आ रही क्या बात समझ में? क्या फील आ रहा कि डिफ्रैक्शन किस चीज का नाम है? डिफ्रैक्शन है लाइट का शैडो रीजन में घुस जाना या शैडो रीजन में दाखिल हो जाना। सही। चलो एक डायग्राम से तुम्हें और समझाते हैं, इसको मिटा दे क्या? इतनी बात समझ में आ रही? ये देखो, अभी समझ में, देखो हो क्या रहा है। अरे अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेनी बेटा, गौर से सुनते रहना है, समझ में आएगा हमें। आज तक तो डिफ्रैक्शन नहीं समझ में आया, आज आ जाएगा। क्या कहानी है देखो, ये हमने एक पॉइंट सोर्स ली, ये हमने एक अदद पॉइंट सोर्स ली जो कि लाइट इमिट कर रही है। एक पॉइंट सोर्स ली जो कि क्या कर रही है? जो कि लाइट इमिट कर रही है। अब मुझे बताओ, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या होना चाहिए? यहां तक शैडो रीजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और ये वाला रीजन इल्यूमिनेटेड रीजन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? इल्यूमिनेटेड रीजन, इल्यूमिनेटेड रीजन यानी जहां पर लाइट पड़ रही है। शैडो रीजन वो जहां पर लाइट नहीं पड़ रही। इल्यूमिनेटेड है बेटा, इल्यूमिनाटी नहीं है। इल्यूमिनेटेड रीजन, शैडो रीजन, तो होना क्या चाहिए भाई? यहां पर शैडो बनना चाहिए, यहां पर इल्यूमिनेटेड रीजन, यहां पर रोशनी पड़नी चाहिए, यहां शैडो यहां रोशनी। बट होगा क्या? डिफ्रैक्शन क्या कहता है कि लाइट का वो बिहेवियर के जिससे वो कॉर्नर को बेंड होकर कहां घुस जाए? शैडो रीजन में घुस जाए। कुछ आ रही क्या बात समझ में? लाइट की वो प्रॉपर्टी कि जिससे वो कॉर्नर से बैंड होकर कहां घुस जाए, कहां चली जाए? शैडो रीजन में चली जाए। दिस बिहेवियर इज एक्चुअली डिफ्रैक्शन। तो हमें क्या लग रहा था यहां पूरा शैडो होगा, बट यहां पूरा शैडो नहीं होगा। अब इतना बड़ा भी नहीं होगा, ये थोड़ा सा कम होगा, मतलब है यहां। अब हमें सिर्फ शैडो रीजन यहां देखने को मिलेगा, हमें सिर्फ शैडो रीजन यहां देखने को मिलेगा। नई नई बातें बता रहे हैं आज तो। हमें सिर्फ शैडो रीजन यहां देखने को मिलेगा। यहां पर डिफ्रैक्शन की वजह से लाइट पड़ेगी, यहां पर हमें ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। ऊपर जाते जाते ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। ओ सॉरी, ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और बढ़ जाएगी, फिर और बढ़ जाएगी, और फिर और बढ़ जाएगी, और फिर पूरा ब्राइट। एक और यहां ऑब्जेक्ट लगा तो पूरा डार्क। कभी कह रहे हैं ब्राइट बढ़ रही है, कभी कह रहे हैं डार्क बढ़ रही है। अरे यहां ऊपर लाइट पड़ रही है तो यहां ब्राइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी ना। अगर यहां ऊपर शैडो बढ़ रहा हो तो डार्क की इंटेंसिटी बढ़ती जाती। कुछ आ रही क्या बात समझ में? यहां ऊपर लाइट पड़ रही होगी ना, ये लाइट यहां से निकल रही है, इधर तो आएगी, इधर नहीं आएगी ना। तो इधर ऊपर जाते जाते ब्राइट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और पूरा ब्राइट नीचे डल। इनको हम कहते हैं, इनको बेटा हम कहते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस। क्या बात समझ में आ रही कि डिफ्रैक्शन किस बला का नाम है? क्या डिफ्रैक्शन समझ में आ रही कि डिफ्रैक्शन क्या होती है? लाइट का बैंड होकर अपने शैडो रीजन में दाखिल हो जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। याद रखो, there is no any sharp boundary between shadow region and illuminated region. There will be no any sharp boundary between shadow region and illuminated region। मतलब ये नहीं समझ में आएगा कि ये खत्म कहां हो रहा है और वो शुरू कहां हो रहा है। ठीक, क्या बात समझ में आ रही? इतनी बात समझ में आई? लाइट का ओपेक ऑब्जेक्ट से बैंड होकर शैडो रीजन में दाखिल हो जाना क्या कहलाता है? आपका डिफ्रैक्शन कहलाता है। यहां पर शैडो रीजन और इल्यूमिनेटेड रीजन के बीच में कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। इतनी बात ठीक? दी ब्राइट और डार्क रीजन फेड्स अवे, fades away as we move toward shadow
or illuminated region. The bright or dark region fades away as we move towards shadow or illuminated region. अगर हम डार्क रीजन की तरफ बढ़ रहे होते तो हमारे डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही बढ़ रही होती. अगर हम illuminated रीजन की तरफ बढ़ रहे होते तो हमारे ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही होती. क्या आ रही है बात समझ में? दिस इज वी कॉल्ड डिफ्रैक्शन. पॉज करके इसको कॉपी कर लो जल्दी से. पॉज करके कॉपी करेंगे. अब समझना ये ऐसा हो क्यों रहा है. अब सब देखो बिहेवियर समझ में आ गया. क्या है डिफ्रैक्शन, क्या मतलब है डिफ्रैक्शन का, ये सब ठीक है, बट ऐसा होता क्यों है. अब हम इसको समझेंगे. और अगर बहुत आसान है, इतना आसान है कि तुम्हें फौरन से समझ में आ जाएगा. मैं भी इसको तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला, बहुत आसानी से समझा दूंगा. इसको करो जरा जल्दी से. मिटा दे. कॉपी कर लिया? मिटा दे. चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आगे पढ़े. ये भी मिटा दे. चलो जी, डिफ्रैक्शन का समझ में आया. क्या नाम है डिफ्रैक्शन, क्या काम है डिफ्रैक्शन, सब समझ में आया. चलो जी, बेहतरीन. अब क्या कहानी है. अब कंसिडर करो, कंसिडर सिंगल स्लिट. भाई ये वाईडीएससी नहीं है, सही, ये डिफ्रैक्शन है. Consider a single slit in which from which a ray of light passes. From which a ray of light passes and strike on the screen. And strike on the स्क्रीन. क्या कह रहे हैं, एक सिंगल स्लिट ले लो. वाईडीएससी में लिया था ना सिंगल स्लिट, यहां पर भी एक सिंगल स्लिट ले लो. सही. वैसे तो ये बहुत कम होती है, मैंने आपको बताया था ना कि स्लिट की जो स्पेसिंग हो, स्लिट स्पेसिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. ये बात हमारी हुई थी ना वाईडीएससी में. स्लिट स्पेसिंग इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. तो भाई ये बहुत कम होगा. हम तो थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में समझ रहे हैं, तो हमने इसको बहुत बड़ा सा बना दिया. तुम समझ, रियलिटी में इतना बड़ा नहीं होता, रियलिटी में बहुत छोटा सा होता है. ठीक है, यहां पर हमने क्या रख लिया गलत, स्क्रीन. अब सवाल ये उठता है कि सर इंटरफेरेंस होगी कैसे, फ्रिंजेस बनेंगी कैसे. वाईडीएससी में तो दो स्लिट थी, एक से निकलती थी, दूसरी से निकलती थी, वो कंबाइन हो जाया करती थी. अगर कंस्ट्रक्टिवली कंबाइन कर जाए तुम बोलते थे कि ब्राइट स्पॉट, डिस्ट्रक्टिवली कंबाइन कर जाए तुम बोलते थे डार्क स्पॉट. दो बेस की इंटरफेरेंस हो रही थी. यहां इंटरफेरेंस नहीं हो रही, यहां डिफ्रैक्शन हो रही है. क्या कहानी है. सबसे पहले हम लाइन को सीधा बनाएंगे और फिर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कहानी क्या है. बेटा हाइजेंस प्रिंसिपल पढ़ा था हमने एक अदद ना. हाइजेंस प्रिंसिपल क्या कहता था. हाइजेंस प्रिंसिपल कहता था कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ वेवलेट. या हम चलो आसान करते हैं. एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव लाइक अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट. ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था. एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट. मतलब मान लो कि बेटा यहां से, मान लो कि यहां से लाइट आई, ऐसे लाइट आई, ऐसे वेव फ्रंट की सूरत में. सही. तो इस पर एग्जिस्ट करने वाले जितने पॉइंट हैं, क्या कह रहा हूं मैं, इस पर एग्जिस्ट करने वाले जितने पॉइंट हैं वो सारे बिहेव करेंगे एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट. कैसे बिहेव करेंगे, एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट. मतलब समझ लो यहां से भी वेव निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी. चलो और आसान, इससे आसान और क्या बोले कि एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट. एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट. क्या समझ में आ रही है इतनी बात. अब इन टाइनी सोर्स ऑफ लाइट को अगर मैं यहां पर ऐसे बना लूं कि ये मेरे पास टाइनी सोर्स ऑफ लाइट है, सिंगल स्लिट से लाइट आई. अब यहां पर इंटरफेरेंस दो वेव्स की नहीं होगी. ये जो वेवलेट वेव्स इमिट करेंगे ना, उनकी इंटरफेरेंस होगी. दो स्लिट से वेव्स नहीं आ रही, ये जो एक एक वेवलेट से जो लाइट की वेव्स निकलेंगी उनकी इंटरफेरेंस का नाम जो है वो, अरे हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था, याद है. एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट behave as a tiny source of light.
हाइजेंस प्रिंसिपल क्या था? एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। बेटा याद रखो कि इसकी स्पेसिंग को हम जो है वो हम ए कहने लगे, इसकी स्पेसिंग को हम क्या कहने लगे? ए कहने लगे। तो ये हो क्या रहा है यहां पर एक वेव यहां से बेंड होकर ऐसे आ गई लेट से, और एक वेव यहां से बेंड होकर ऐसे आ गई लेट से। कुछ आ रही बात समझ में? यहां पर तुम्हें ब्राइट स्पॉट देखने को मिला, यहां पर तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ये एक ओपैक ऑब्जेक्ट, ये ओपैक ऑब्जेक्ट यहां पर और यहां पर क्या रहना चाहिए? यहां पर शेडो रीजन, यहां पर भी शेडो रीजन। तो होगा क्या कि जैसे जैसे ये इसमें ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जैसे जैसे ये इसमें ऊपर की तरफ मूव करेंगे, हमें डार्क स्पॉट देखने को मिल रहे होंगे। हमें क्या देखने को मिल रहा होगा? डार्क स्पॉट देखने को मिल रहा होगा। ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क, ऑल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क। मतलब इससे ऊपर मैंने तुम्हें क्या बताया था, जैसे अगर तुम शैडो रीजन की तरफ बढ़ रहे हो तो तुम्हारे डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, नीचे भी डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी और पूरा डार्क रीजन आ जाएगा। डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी बढ़ रही, डार्क स्पॉट की इंटेंसिटी बढ़ रही, पूरा डार्क रीजन आ गया। तो ये सेंटर में ब्राइट रीजन, उसके बाद उससे ऊपर डार्क और उससे ऊपर भी डार्क। क्या यही होगा या नहीं होगा? बताओ भाई, क्या यही होगा या नहीं होगा? अब इसके लिए तो पाथ डिफरेंस कितना, ब्राइट स्पॉट के लिए पाथ डिफरेंस कितना रहने वाला है? पाथ डिफरेंस ब्राइट स्पॉट के लिए 0 ही रहने वाला है। क्या आ रही है बात समझ में? देखो, अगर मेरे पास 100 वेवलेट है तो पहले वेवलेट से ये निकला, 100 वेवलेट से ये निकला, यहां पर अगर कंबाइन करके पहले वेवलेट से ये वेव निकली, भाई होगा क्या? लाइट के वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट होंगे ना। अरे लाइट के वेव फ्रंट पर बहुत सारे पॉइंट होंगे, करोड़ों पॉइंट। वो सारे पॉइंट बिहेव करेंगे एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। सबसे लाइट निकलेगी और यहां पर आकर क्या होगी? कंबाइन होगी। क्या इतनी बात समझ में आ रही? सही है, नजर भी सबको सही आ रहा है, बेहतरीन। क्या इतनी बात समझ में आ रही कि ये एक एक पॉइंट, गौर से समझो, जल्दी कोई नहीं है। देखो होता क्या है, वेव फ्रंट पर लाइट के करोड़ पॉइंट होते हैं, वो सारे पॉइंट बिहेव करते हैं एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। वो सारे पॉइंट बिहेव करते हैं एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये सारे पॉइंट बिहेव करेंगे एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। सारे पॉइंट कैसे बिहेव करेंगे? एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये टाइनी सोर्स ऑफ लाइट से एक ये निकला, एक ये निकला, यहां पर आके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर दिया। उसमें से मान लो एक यहां से निकले, एक यहां से निकले, और वो यहां पर आके डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करे, डार्क रीजन बने, फिर ब्राइट रीजन बने, फिर डार्क रीजन, और फिर एक कंप्लीटली शैडो रीजन आता है। यही तो डिफ्रैक्शन है, यही है ना डिफ्रैक्शन, इसी को हम डिफ्रैक्शन कह रहे हैं। देखो अभी समझाते हैं। क्या याद है कि बात ठीक? ये वाली बात तो सबको बताना कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना रहने वाला है? 0। तो ये ब्राइट स्पॉट पे पाथ डिफरेंस हो गया 0, ब्राइट स्पॉट बन गया। अब ये डार्क ऊपर बनेगा, फिर इससे नीचे डार्क बनेगा। दो डार्क के दरमियान का डिस्टेंस, दो डार्क के दरमियान का डिस्टेंस, ये ब्राइट रीजन होता है। इस ब्राइट रीजन को हम क्या कहते हैं? इस ब्राइट रीजन को हम सेंट्रल मैक्सिमम कहते हैं, नहीं कहते? सेंट्रल मैक्सिमम, इसी ब्राइट रीजन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। इसी ब्राइट रीजन को हम क्या कहते हैं? सेंट्रल मैक्सिमम। चलो अभी आप देखो, अब हमने समझना क्या है? हमने ये समझना है कि भाई ये जो डार्क रीजन बनेगा ना, ये डार्क स्पॉट जो बनेगा, ये डार्क स्पॉट का पाथ डिफरेंस कितना रहेगा? ये डार्क स्पॉट के पाथ डिफरेंस की फॉर्मुलेशन क्या होगी? जरा यहां देखो, इसको मिटा दें। ये समझ में आया? पहले ब्राइट स्पॉट, आखिरी ब्राइट, पहले वेवलेट, आखिरी वेवलेट से दो वेव निकली, यहां कंबाइन करी, ब्राइट स्पॉट बन गया। दूसरे से मान लो वेव निकलती है और वो उधर इंटरफेयर करती है, डार्क स्पॉट बनता है। किस तरीके से, जरा यहां देखो, इसको मिटाते हैं, यहां गौर से देखना। देखो लाइट से, ये हमारी एक स्लिट कि जिसकी स्पेसिंग कितनी? ए है इसकी स्पेसिंग, ठीक। और यहां पर हमने एक स्क्रीन बना दी। मान लो कि मेरे पहले वेवलेट से एक वेव निकली और ऐसे गई, यहां पर आई, ठीक। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे n नंबर ऑफ वेवलेंथ, और फिर ऐसा समझो कि इसके बिल्कुल हाफ वे से, इसके बिल्कुल हाफ वे से एक दूसरी वेव निकली, इसके बिल्कुल हाफ वे से एक दूसरी वेव निकली, और वो भी इधर जाकर इंटरफेयर करी इसके बिल्कुल हाफ वे से। अरे तुम्हें ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करके बनाते हैं। देखो ये देखो, मतलब समझ लो जो मैंने वेवलेट बनाया था उसी को मैं जूम कर रहा हूं। बहुत सारे वेवलेट होंगे, टाइनी टाइनी वेवलेट्स,
सारे वेव फ्रंट के पॉइंट। मान लो एक वेव, एक इसने एक वेव इमिट करी, वो यहां आई, और बिल्कुल हाफ से मैंने एक वेव इमिट करी, लेट से वो भी यहां आई। ठीक, ये जो पूरा डिस्टेंस था, लेट से जो पूरा डिस्टेंस था, कोई बोलेगा सर हाफ तो लग नहीं रहा, अरे तो भाई बना लो हाफ। मान लो कि जो पूरा डिस्टेंस था ये कितना था, ये पूरा डिस्टेंस लेट से ए था, तो ये वाला डिस्टेंस क्योंकि मैंने हाफ लिया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 1/2 टाइम्स ए। इतना ही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, या a अपॉन 2 लिख दूं, ये a अपॉन 2 और ये कितना होगा a अपॉन 2। ठीक, मैंने पहले और मतलब समझ लो अगर मेरे पास 100 वेवलेट थे तो फर्स्ट और 50th वेव से मैंने 50th वेवलेट से मैंने वेव निकाली और उसको मैंने यहां पर लगा कंबाइन कर दिया। पहले वेवलेट और 50th वेवलेट से मैंने आधा कह रहा था ना, मैंने एक वेव निकाली उसको मैंने यहां पर लगा क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ऐसा ही है या नहीं है, ऐसा ही होगा या नहीं होगा। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ कि मेरी जो दूसरी वाली वेव है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो तुम वही करोगे कि जो तुमने YDSC में किया, तुम बोलोगे कि सर ये वाला डिस्टेंस मेरी ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मेरी दूसरी वाली वेव ने ज्यादा ट्रेवल किया। यहां से दोनों का सेम डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, तो हम बोलेंगे कि बेटा वही कर लो कि जो तुम पहले कर रहे थे कि तुमने यहां पर थीटा लगाया था, इसको तुमने बोला था ये डेल्टा एस है। डेल्टा एस का मतलब पाथ डिफरेंस, डेल्टा एस का मतलब क्या, पाथ डिफरेंस पे तुमने लगाया था यहाँ साइन थीटा, तुमने बोला था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यहां पर तुमने रखा था 90 डिग्री का एंगल, ऐसा ही था, यहां पर तुमने क्या रखा था 90 डिग्री का एंगल। क्या इमेज नजर आ रही है, ये जूम करके दिखा, हाँ इतनी तो नजर आ रही है लेकिन फिर भी चलो वैसे सही है, नजर आ रही है। यहां पर हमने रखा था 90 डिग्री का एंगल, तो हम बोलेंगे कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा बराबर होगा किसके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या है, a अपॉन 2, ये a अपॉन 2 यहां डिवाइड हो रहा है, यहां पर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई a अपॉन 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू डेल्टा s। बोलो ऐसा ही है या नहीं है, बोलो ऐसा ही होगा या नहीं होगा। और मैं ये कह दूं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस कितना रहता है, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस रहता है हमारा λ/2 के बराबर। बोलो पाथ डिफरेंस कितना रहता है हमारा, λ/2 के बराबर। क्या आ रही बात समझ, कितना रहता है पाथ डिफरेंस, λ/2 के बराबर। तो अगर मैं यहां λ/2 रखूं और 2 से 2 काट दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। क्या बनेगा, a sin थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। बोलो यही बनेगा नहीं बनेगा, क्या हुआ है यहां पर, एक्सप्लेन करें यहां पर, चलो आप जरा देखें क्या हुआ है, जरा यहां लिखकर बताते हैं। हुआ यह है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पास थ्रू अ single slit, when a ray of light pass through a single slit, every point on a ray behave as a tiny source of light. Let A is the spacing, A is the spacing between slit and a ray from first wavelet and a 50th, let's say, and a 50th wavelet interfere at point P and create a dark spot, तो ये मुझे मेरा पहला पॉइंट P पर
डार्क स्पॉट देखने को मिला। तो यहां पर देखो YDSC नहीं है, यंग अर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, दो स्लिट्स थे जिनसे वेव निकल कर जा रही थी। यहां पर दो स्लिट नहीं है, यहां पर दो वेवलेट है। अब डिफ्रैक्शन में मुश्किल यह है कि भाई एक वेवलेट से थोड़ी निकलेगी, यही बिहेवियर ये भी दिखाएगा। बोलो ऐसा होगा नहीं होगा, यही बिहेवियर ये भी दिखाएगा, ये इससे अगले वाला भी यही दिखाएगा, यही बिहेवियर ये भी दिखाएगा, और यही बिहेवियर इससे अगला वाला भी दिखाएगा। बोलो ऐसा है या नहीं है, ऐसा है या नहीं है, इस तरीके से होगा नहीं होगा। हर पॉइंट से देखो, मैंने क्या बोला था, हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है कि एवरी पॉइंट ऑन अ वे बिहेव एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। तो इन दो से थोड़ी निकलेगा, सिर्फ हो सकता है सेकंड से और 51th वाले से भी निकले। देखो अगर फर्स्ट और 50th रे से हमने बनाया पॉइंट, तो सेकंड से और 51th वाले से निकलकर भी यहां मिलेगा, थर्ड से और 52th वाले से ही मिलकर यहां पर मिलेगा। इसलिए जो ब्राइट या डार्क स्पॉट बनेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी YDSC के मुकाबले में। जो ब्राइट या डार्क स्पॉट मिलेगा उसकी इंटेंसिटी बहुत स्ट्रांग होगी, किसके मुकाबले में, YDSC के मुकाबले में। YDSC में जितना ब्राइट स्पॉट बनता था ना, उसके मुकाबले में यहां पर जो वेव की इंटेंसिटी रहने वाली है वो ज्यादा रहने वाली है। अभी इसके बारे में बात है, अभी हम इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो होगा क्या कि अभी मैंने जो ये स्पेसिंग ली थी ना, देखो एक बात को समझना मेरी ना गौर से। एक बात ये है कि अगर पहली बारी में लेट दी स्पेसिंग बिटवीन wavelet, let the spacing between wavelet decrease as, पहले 1/2 थी। अब मैं एक काम करता हूं, पहले मैंने दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना रखा था, 1/2, आधा लिया था। अब मैं आधे का भी आधा ले लूं तो कितना हो जाएगा, 1/4। फिर मैं और हाफ कर दूं, मतलब और हाफ नहीं कर रहा, मैं डिस्टेंस और कवर करता चला हूं। तो टू मेक अ जनरल फॉर्मूला, पहले मैंने 1/2 रखा, फिर मैं 1/6 रख लूं, फिर मैं 1/8 रख लूं, एंड सो ऑन। मैं इसको 1/2m रख लूं, मैं क्या कर लूं, इसको 1/2m रख लूं। इस तरीके से मैं रख सकता हूं, रख सकता हूं। पहले मैंने हाफ डिस्टेंस रखा a/2, फिर मैं a/4 करूं, फिर a/6 करूं, a/8 करूं। मैं क्या करता जा रहा हूं, इन वेवलेट के दरमियान की डिस्टेंस कम करता चला जा रहा हूं। इन वेवलेट के दरमियान का डिस्टेंस क्या करता चला जा रहा हूं, कम करता चला जा रहा हूं। जैसे जैसे मैं इनके वेवलेट का डिस्टेंस कम करता चला जाऊंगा, वैसे वैसे यहां पर मेरे पास जो भी स्पॉट होगा उसकी इंटेंसिटी या तो इंक्रीज होती चली जाएगी या तो उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। अभी हमारी आगे इस बारे में बात होगी कि कब इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही होती है, उसके अंदर इस एंगल का बिहेवियर है, ये भी हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में देखेंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका डिस्टेंस कम करता चला जा रहा हूं। तो मैंने डिस्टेंस कितना किया, मैंने कहा पहले 1/2 रख लो, फिर 1/6 रख लो, 1/8 रख लो, फिर 1/2m रख लो। तो मैं कहता हूं कि मेरे पास जनरल फॉर्मूला क्या था, मेरे पास जनरल फॉर्मूला था a/2 sin θ इज इक्वल टू डेल्टा s। तो मैं यहां पर इसको लेकर आऊं, मैं इसको बोलूंगा a/2m sin θ इज इक्वल टू λ/2। क्या मैं ऐसे ही बोलूंगा, a/2m, जनरल फॉर्मूला बना रहा हूं। जनरल फॉर्मूला मैंने क्या बना लिया, मैं बोलता हूं कि पहली स्पेसिंग के लिए 1/2, दूसरी स्पेसिंग के लिए 1/4, तीसरे के लिए 1/6, चौथे के लिए 1/8। डिस्टेंस को हम क्या करते जा रहे हैं, डिस्टेंस को हम कम करते जा रहे हैं। हो सकता है हम डिस्टेंस को बढ़ाते भी चले जाए, 1/2 से हम 1 कर दें, ये भी तो कर सकते हैं। हो सकता है कि हम डिस्टेंस को बढ़ाते चले, ये भी हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आ रही क्या बात समझ, सही? मतलब इस स्पेसिंग को कम करते चले जाओगे तो हम एक एक करके ब्राइट स्पॉट के ऊपर ऊपर जाते जाएंगे। इस स्पेसिंग को कम करोगे, ब्राइट स्पॉट का डिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। तो पहला ब्राइट स्पॉट मिल गया या पहला डार्क स्पॉट मिल गया 1/2 पर, अगला डार्क स्पॉट मिलेगा 1/4 पर, उससे अगला मिलेगा 1/6 से। क्या आप समझ में आ रहा है, क्या आप समझ में आ रहा है कि स्पेसिंग को कम करूंगा डार्क स्पॉट और ऊपर, स्पेसिंग को कम करूंगा डार्क स्पॉट और ऊपर। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, ऐसा ही होगा। तो मैं कहता हूं कि a/2m, मेरे पास क्या था, a/2 sin θ इज इक्वल टू λ/2 ना, मैंने कहा a/2m sin θ इज इक्वल टू λ/2। लेट 2 से 2 काट दो और ये m डिवाइड हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई करा लो, देन a sin θ इज इक्वल टू m लैम्डा, a sin θ इज इक्वल टू m लैम्डा। 1/2 पे स्पॉट यहां मिला है, 1/4 पर इससे थोड़ा और ऊपर मिल जाएगा, 1/6 पर इससे थोड़ा और ऊपर मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही? तो मैंने बताया फॉर्मूला a sin θ इज इक्वल टू m लैम्डा फॉर डिफ्रैक्शन। मतलब मैं बोलूंगा, अच्छा ये जो एक एक फ्रिंज बनेगी, मैंने आपको बताया कि इस फ्रिंज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन फ्रिंज। क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन फ्रिंज। तो अगर मुझे पहली डिफ्रैक्शन फ्रिंज निकालनी है तो मैं यहां m रख लूं, 1 लैम्डा रख लूं और a sin θ रख लूं। क्या इतनी बात मेरी समझ में आ रही है? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छे से समझ में आ रहा है कि डिफ्रैक्शन हो किस तरीके से रही है।
डिफ्रैक्शन के अंदर वेवलेट बिहेव करते हैं टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। वाईडीएससी के अंदर स्लिट्स बिहेव कर रही थी, एक स्लिट से रे निकली, दूसरे स्लिट से रे निकली। यहां पर स्लिट्स अलग अलग नहीं है, एक ही स्लिट है सिर्फ। उस एक स्लिट में बहुत सारे ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्पॉट है। ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क हो गया रहा है। इस एक स्लिट के अंदर ये सारे एक वेव के वेवलेट, और ये सारे वेवलेट बिहेव कर रहे हैं एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। ये सारे वेवलेट बिहेव कर रहे हैं एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। इससे एक रे यहां से निकली 1/2 से, तो यहां मिली 1/4 पे ऊपर मिलेगी, 1/6 पे और ऊपर मिलेगी। तो मैंने जनरल फॉर्मूला क्या बनाया स्पेसिंग का? पहले हम बोल रहे थे a/2, अब हम बोल रहे हैं a/2m। पहले डिस्टेंस कितना होगा? a को हाफ कर लो, फिर 1/4 पे 1/6 फिर 1/8, तो हमने बोला 1/2m कर दो a को, a/2m रखा। सन इट इज इक्वल टू λ/2, 2 से 2 कैंसिल, एम यहां के मल्टीप्लाई, a सन इट इज इक्वल टू m लैम्डा। क्या फील आया है कि डिफ्रैक्शन हो क्या रहा है? डिफ्रैक्शन में किस तरीके से हमने फॉर्मुलेशन की है? क्या आ रही बात समझ में? कॉपी करेंगे इसके, फिर बात करते हैं। सही है, क्या मिटा दें? इतनी बात समझ में आई? सो अगर मुझे डिफ्रैक्शन फ्रिंज का, मुझे फॉर एग्जांपल फोर्थ फ्रिंज की, फोर्थ डार्क फ्रिंज की, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फोर्थ डार्क फ्रिंज की। इस तरीके के फोर्थ डार्क फ्रिंज के लिए मुझे बताना है कि उसकी स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ए सन इज इक्वल टू m लैम्डा। याद रखेंगे इसको। एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमसे हो सकता है एमसीक्यू नहीं पूछे, कि व्हाट हैपेंड when the width of the spacing is decreases? What happened when the width of the spacing is decreases? What happened when the width of spacing decreases? यानी मैंने ये स्लिट ली थी ना, जिसके दरमियान का डिस्टेंस a था। अगर मैं इसके दरमियान का डिस्टेंस a कम कर दूं तो होता क्या? याद रखना, when a decreases ना, when a decreases, जो थीटा होता है, एंगल बिटवीन टू वेवलेट इंक्रीजेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारी स्पेसिंग, एक स्लिट की स्पेसिंग अगर हमारी डिक्रीज हो जाए, उसको नैरो कर दें, तो एंगल दो वेवलेट के दरमियान में बढ़ जाता है। एंगल दो वेवलेट के दरमियान में बढ़ जाता है, और जब एंगल बढ़ जाता है सो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स स्प्रेड आउट। स्प्रेड आउट से बात कि पहले अगर ब्राइट यहां मिल रहा था तो डार्क फिर यहां मिलेगा, फिर थोड़ा और ऊपर करो, मतलब डिस्टेंस होगा ब्राइट और डार्क स्पॉट के दरमियान में। अगर स्लिट की स्पेसिंग कम कर दी जाए, नैरो कर दिया जाए, तो एंगल बढ़ जाता है, और एंगल के बढ़ जाने की वजह से जो हमें ब्राइट और डार्क स्पॉट के बीच का स्पेस होता है वो बाकायदा अलग अलग नजर आने लगता है। लेकिन क्या हो अगर इसका उल्टा हो? अगर इसका उल्टा हो कि इस स्पेसिंग को हम बढ़ा दें, तो एंगल हमारा क्या होगा? एंगल हमारा डिक्रीज कर जाएगा। एंगल हमारा क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। और ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स श्रिंक। ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स श्रिंक। क्या आ रही है बात समझ में? ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पैटर्न्स श्रिंक। श्रिंक हो जाएंगे, मतलब अगर आप समझ लो कि स्पेसिंग बहुत ज्यादा होगी तो एंगल कम रहने वाला है, एंगल कम रहने वाला है, तो ब्राइट और डार्क बिल्कुल एक दूसरे के श्रिंक क्या हुआ होगा, ओवरलैप किया हुआ होगा, तो आपको अलग अलग नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन अगर स्पेसिंग कम रहेगी तो एंगल ज्यादा रहेगा, आपको ब्राइट और डार्क स्पॉट अलग अलग नजर आ रहा होगा डिफ्रैक्शन। तो क्या बात समझ में आई? डिफ्रैक्शन क्या है? क्या है डिफ्रैक्शन? When a light band on the corner enter into the shadowed region, when a light band on the corner and enter into the shadow region, this behavior is called diffraction. The diffraction is caused by the wavelet of light. Every wavelet behave as a tiny source of light. When they interfere destructively, they create a dark spot. इसी तरीके से फिर हमें alternate bright और dark spot देखने को मिल रहे होते हैं। क्या आई है यहां तक की बात समझ में? इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। सही, अच्छे से डिफ्रैक्शन समझ में आ गई। डार्क स्पॉट की हमने फॉर्मुलेशन देख ली कि हमें डार्क स्पॉट कैसे देखने को मिलेगा। इतना ही है,
अच्छा, जितना आसान इसका डार्क स्पॉट निकालना है, उतना ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसके ब्राइट स्पॉट की स्पेसिंग निकालना है, उतना ही मुश्किल इसके थोड़े से ब्राइट स्पॉट की स्पेसिंग निकालना है। वैसे तो हम यहां पर फ्रिंज स्पेसिंग भी कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमने वाईडीएससी में किया था, लेकिन नहीं कर रहे, सिलेबस का पार्ट नहीं, क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इस नहीं कर रहे। हो सकता हम स्पेसिंग भी निकाल सकते रहे कि दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान में स्पेसिंग कितनी रहेगी, लेकिन अभी हम वो नहीं निकाल रहे, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। अभी आपको यहीं तक की कहानी समझ में आनी चाहिए। कर लें इसको जल्दी से। ठीक है जी, समझ में आ रहा है यहां तक क्या होती है डिफ्रैक्शन? होपफुली आपको डिफ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गई होगी। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ए सैनिटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम स्लिट को नैरो करते तो एंगल बढ़ जाता है, एंगल बढ़ जाता है तो हमें अलग अलग डिफ्रैक्शन पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम एंगल को कम कर दें यानी स्पेसिंग को बढ़ा दें तो हमारे डिफ्रैक्शन पैटर्न्स श्रिंक कर जाते हैं और वो हमें अलग अलग नजर नहीं आ रहे होते। वाईडीएससी के मुकाबले में जो स्पॉट डिफ्रैक्शन में बनता है उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। क्या बोला मैंने? द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन डिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन वाईडीएससी। क्या आ रही बात समझ में? सही है, मिटा दे वो ये इंटेंसिटी वाला बिहेवियर, तो मैंने भी तुम्हें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में देना है इसका फील ना, ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में तुम्हें समझ में आएगा। मिटा दें, चलो बेहतरीन। डिफ्रैक्शन तो समझ में आ गया। डिफ्रैक्शन होती क्या है लाइट की? आज तक रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन पढ़ रखा था, आज डिफ्रैक्शन भी पढ़ लिया। बेहतरीन, ठीक है जी। चले, अब आपकी बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बहुत आसान है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस थोड़ी देर आपका फोकस चाहिए यहीं पर। हम भी चाहते हैं कि वीडियो थोड़ी छोटी ही बने, लेकिन छोटी बनी ही नहीं रही, 40-50 मिनट से कम पे जा ही नहीं रही, क्या करें? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, सबसे पहले समझो ग्रेटिंग क्या होता है। देखो अभी तुमने एक बात को समझा था ना कि हमारे पास स्पेसिंग रहती है स्लिट के दरमियान, उस स्पेसिंग को हमने अभी ए बोल रखा था। अब तुम सिर्फ सोचो कि अभी तुमने जो बिहेवियर देखा वो तुमने ऐसे देखा था कि ये यहां पर एक अदद हमारे पास स्लिट थी, स्पेसिंग बनाते हैं अभी, यहां पर हमारे पास एक अदद स्क्रीन थी, यही देखा था हमने, और हमने बोला था यहां पर हमारे पास इस तरीके की क्या है? स्लिट है, यही देखा था अभी तक हमने। इस तरीके की एक हमारे पास क्या थी? स्लिट थी। ठीक, अब हम क्या करने लगे? अब हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में क्या करते हैं? देखो सबसे पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक डिवाइस है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एक डिवाइस है जो कि बहुत ही अच्छे से हमें लाइट के नेचर को एक्सप्लेन करने में हेल्प करती है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट वेरी एफिशिएंटली। सही, हम ये समझ रहे हैं। एक मिनट होल्ड करेंगे जी। तो वो कुछ लोग आए थे। हाँ जी, क्या कहानी है? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम देख रहे थे। तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या चीज है मैं आपको बता दूं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज अ डिवाइस व्हिच यूज्ड टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट वेरी एफिशिएंटली। इट इज अ वेरी एफिशिएंट डिवाइस। सो किस तरीके से काम करती है जरा यहां देख लें। अभी हम क्या कर रहे थे? अभी तक हमने जो बिहेवियर देखा उसके अंदर हमने एक ऐसी सिंगल स्लिट देखी। अब क्या हो कि यहां पर हम इस तरीके की मल्टीपल स्लिट्स बनाए। क्या करें हम यहां पर? इस तरीके की मल्टीपल स्लिट्स बनाए, एन नंबर ऑफ स्लिट्स। कितनी दिखने में तो 4-5 बनाई हैं, होती हैं 500, 5000, इतनी इतनी स्लिट्स होती हैं। क्या है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग? या लिखकर बताएं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है it is a n number of slits. It is a n number of equidistant slits parallel to each other, and ruled over the metal surface or on glass. It is an n number of metal surface or on glass. है क्या? ये n number of हमारे पास स्लिट्स हैं, यानी ये स्लिट 1, ये स्लिट 2, ये स्लिट 3, ये स्लिट 4, ये स्लिट
5। हमारे पास बहुत सारी, देखो अगर समझना डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग किस चीज का नाम है, हमारे पास बहुत सारी पैरेलल स्लिट्स रहती हैं और इनके दरमियान की ये स्पेसिंग फिक्स्ड होती है, इनके दरमियान की ये स्पेसिंग क्या होती है, फिक्स्ड। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर ये जो हमारे पास स्लिट्स के दरमियान की ये वाली जो स्पेसिंग होती है ना, क्या होती है, फिक्स्ड। लेट्स से कि ए ये वाली स्पेसिंग है और बी ये विड्थ है, बी क्या है, बी ये वाली विड्थ है और ए ये स्पेसिंग है, तो डी ये वाला पूरा डिस्टेंस होगा, डी ये वाला पूरा डिस्टेंस डी कहलाएगा। डी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए क्या है मैं यहां बना दूं, लेट्स से कि ये एक सेट है, तो ये वाला डिस्टेंस मेरा जो है ये वाला डिस्टेंस मेरा ए कहलाएगा और ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ये मेरा बी कहलाएगा यहां से लेकर यहां तक, और ये जो मेरा पूरा डिस्टेंस है ये मेरा डी कहलाएगा। तो इस डी को मैं लिखता हूं ए प्लस बी। इस तरीके से मेरे पास ये एक डी होगा, फिर मेरे पास यहां पर एक अदद डी होने वाला है, फिर इसी तरीके से मेरे पास यहां पर एक डी होने वाला है, यहां पर भी मेरे पास एक अदद डी होने वाला है। इस डी को हम कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या कहते हैं, ग्रेटिंग एलिमेंट। इस डी को हम यहां पर कहते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट। अच्छे से बनाएं। अभी भी कुछ खास तो नहीं बनी वैसे, लेकिन चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए डायग्राम में क्या रखा है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही। ये मैंने सारे बनाए हैं डी। अब होता क्या है, गौर से समझना, बहुत आसान है, फौरन से समझ में आ जाएगा। देखो होता क्या है, एक रे ऑफ लाइट यहां से निकले और यहां हिट करे, एक दूसरी रे ऑफ लाइट यहां से निकले और यहां हिट करे, ऐसा ही है। एक रे ऑफ लाइट यहां से निकले, पाथ डिफरेंस इनका कितना, तो पाथ डिफरेंस इनका डेल्टा एस, यहां पर आ गया थीटा, इस पूरे डिस्टेंस को हमने डी बोल रखा, तो हम बोलेंगे साइन, हम वही बोलेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू, डी साइन थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस। और लेट से कि हम बात कर रहे हैं ब्राइट स्पॉट की, हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्राइट स्पॉट की। ठीक, तो ब्राइट स्पॉट के लिए डेल्टा एस कितना होता है, एम लैम्डा, और एम कितना होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यही होता है। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, यहां पर हम रखेंगे डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। भाई 1 गिने तो देखो ऐसे तो एम लैम्डा होता है, चलो यार ये एम लैम्डा रखो। और मैं बात कर रहा हूं कि पहले ब्राइट स्पॉट की, तो वहां पर सेंट्रल मैक्सिमम पे ब्राइट स्पॉट मिला होगा ना, 0 वहां लग गया होगा, तो यहां आएगा एम, यहां पर मैं एम के बजाय क्या रखूंगा 1, तो ये बनेगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये मिला मुझे फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। ये मुझे क्या मिला, इसको हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अभी कहानी में ट्विस्ट है, तुम बोलोगे सर वाईडीएस में तो यही हुआ था। हाँ वाईडीएस में यही हुआ था, लेकिन वाईडीएस में नंबर ऑफ स्लिट्स इतनी ज्यादा थोड़ी थी, ये तो 500 स्लिट्स। अब सुनना मेरी बात, जरा और से देखो, ये तीसरी स्लिट से भी, दूसरे वाले स्लिट से भी वेव निकली और वो भी यहीं आई। अब मैं बोलूंगा उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जरा यहां गौर से देखना। लेट से कि ये वाला डिस्टेंस जो था, पाथ डिफरेंस वो कितना था, लेमडा के बराबर। ये वाला पाथ डिफरेंस जो था वो किसके बराबर था, मतलब ये जो डी साइन थीटा था वो किसके बराबर था, लेमडा के। और इसको मैं थोड़ा सा आगे लेकर आऊं अगर, तो ये मेरे पास होगा 2 लैम्डा। ये कितना होगा मेरे पास 2 लैम्डा। इस 2, ये पूरा डिस्टेंस देखो यहां से लेकर यहां तक, ये कितना था लैम्डा, ये कितना हो जाएगा पूरा 2 लैम्डा, और ये कितना है लैम्डा, ये पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा, ये कितना 2 लैम्डा। तो अगर मैं 2 लैम्डा में से ये लैम्डा निकाल दूं, अगर मैं क्या करूं, अगर मैं 2 लैम्डा में से, कहां लिखें, यहां लिख देते हैं, अगर मैं 2 लैम्डा में से लैम्डा निकाल दूं तो पाथ डिफरेंस कितना आया लैम्डा, ये देखो। यानी मैं बोलूंगा कि दूसरी स्लिट से पहली स्लिट का पाथ डिफरेंस कितना लैम्डा। अरे पहली स्लिट में लैम्डा था, दूसरी स्लिट से पहली स्लिट में कितना लैम्डा ना, तो मैं बोलूं ना यहां पर कि यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा फिक्स्ड है, यहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड पाथ डिफरेंस लैम्डा के ऊपर बात की जा रही है। ये देखो भाई, ये लैम्डा था, ये यहां से लेकर यहां तक ये लैम्डा, तो ये 2 लैम्डा ना, 2 लैम्डा में से लैम्डा निकालो तो दो स्लिट के दरमियान की स्पेसिंग भी कितनी आ रही है लैम्डा। कैसी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव। अरे अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा रहे तो इंटरफेरेंस कैसी होती है, कंस्ट्रक्टिव। तो ये भी यहीं आएगी ना, क्या रही बात समझ में। अच्छा यही सेम बिहेवियर कहां होगा, यही सेम बिहेवियर यहां से निकलने वाले वेवलेट का भी होगा। यही सेम बिहेवियर, लाइन हो गई है टेढ़ी, इसको सीधा कर लेते,
यही सेम बिहेवियर यहां से निकलने वाले वेवलेट का भी। सही। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस हो जाएगा 3 लैम्डा, ये 2 लैम्डा और ये लैम्डा। तो अब ये पूरा 3 लैम्डा था, ये 2 लैम्डा, ये पूरा 3 लैम्डा और ये हो जाएगा हमारे पास 2 लैम्डा। 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा माइनस करोगे, फिर तुम्हें यहां का तीसरे में से दूसरे स्लिट की स्पेसिंग तुम्हें फिर लैम्डा ही मिलेगी। 3 लैम्डा में से 2 लैम्डा माइनस करोगे तो तुम्हें फिर स्पेसिंग कितनी मिलेगी? लैम्डा। क्या तुम्हें फिर स्पेसिंग लैम्डा नहीं मिलेगी? बताओ, क्या तुम्हें फिर स्पेसिंग लैम्डा ही मिलेगी? हाँ भाई, तुम्हें फिर स्पेसिंग लैम्डा ही मिलेगी। सही। तो फिर तुम्हें स्पेसिंग लैम्डा मिलेगी, फोर्थ में लैम्डा मिलेगी, फिफ्थ में लैम्डा मिलेगी। अब होता क्या था, वाईडीएससी के अंदर 2 स्लिट से लाइट निकलती रही, एंटर करती ब्राइट स्पॉट। यहां पर हजारों स्लिट से लाइट निकलेगी, यहां पर आगे इंटरफेयर करेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। क्या कह रहा हूं मैं? बहुत स्ट्रॉन्ग ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा। किसमें? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर जो ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा वो बहुत ब्राइट स्पॉट फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा पर, फिर इसके बाद सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा पर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी क्या होती जा रही होती है, वेवलेंथ थोड़ी थोड़ी सी, पाथ डिफरेंस थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा होता है। क्या कह रहा हूं मैं? पाथ डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा होता है जैसे जैसे हम आगे की तरफ ट्रेवल कर रहे होते हैं। तो अरे नहीं आया समझ में? ये देखो, अभी आया, अभी लेट से कि ये यहां से निकलकर थोड़ा सा यहां, और ये यहां से निकलकर कहां जाता है? ये यहां से निकलकर यहां जाता है। और अब पाथ डिफरेंस कितना होता? पाथ डिफरेंस इतना होता। अब पाथ डिफरेंस कितना होता? पाथ डिफरेंस इतना होता ना भैया, पाथ डिफरेंस। तो अगर ये लैम्डा था तो हो सकता है ये लैम्डा 0.1 हो जाए। अगर ये लैम्डा था तो ये कितना हो जाए? हो सकता है, अरे ये अगर ऐसा था, फॉर एग्जांपल अगर मेरी एक्चुअल स्पेसिंग अगर डेल्टा एस 1 लैम्डा थी, तो हो सकता है इस वाले स्पॉट पर ये 1.1 लैम्डा हो। क्या हो जाए? देखो ना, अगर ये लैम्डा था, ये वाला अगर लैम्डा था, ये वाला अगर लैम्डा था, तो हो सकता है ये 1.1 लैम्डा हो। ये वाली जो स्पेसिंग है हो सकता है ये क्या हो? ये वाली स्पेसिंग मेरी हो। ये देखो ना, ये इसके ऊपर चला गया, अगला ब्राइट स्पॉट। हो सकता है कि अगर इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो अगले ब्राइट स्पॉट का पाथ डिफरेंस उससे ज्यादा हो, तो उसके ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी थोड़ी कम हो। यानी बोलूंगा ये जो सेंट्रल मैक्सिमम पर तो मिलेगा ना, ये सब यहां पर आकर भी तो पाथ डिफरेंस 0 पर भी तो इंटरफेयर करेंगे। वहां पर बहुत ब्राइट स्पॉट, उससे ऊपर थोड़ा सा डल, उससे ऊपर थोड़ा सा और डल। इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। के n नंबर ऑफ स्लिट से लाइट, मतलब n नंबर ऑफ स्लिट पे एक वेव आई, उस वेव के हर एक पार्टिकल ने, वैसे ये है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, अगर मैं इसकी डेप्थ में और जाऊं तो उस हर एक वेव के ऊपर एग्जिस्ट करने वाले वेवलेट ने बिहेव किया एज अ टाइनी सोर्स ऑफ लाइट। सबसे वेव निकली, एक जगह अगर कंबाइन हो रही, क्या मिला हमें? ब्राइट स्पॉट। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, क्या मिला हमें? डार्क स्पॉट। आ रही है बात समझ में? यहां पर हम इसको मिटा दें, उस वाली साइड को उसको मिटा दें। इसको हम ऐसे, इसमें एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसका, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स पर सेंटीमीटर। नंबर ऑफ ग्रेटिंग पर सेंटीमीटर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। इसका फॉर्मूला है 1/d। इसका फॉर्मूला क्या है? 1/d। नंबर ऑफ ग्रेटिंग पर सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितनी ग्रेटिंग आ रही है? 1 सेंटीमीटर में कितनी ग्रेटिंग आ रही है? अरे फॉर एग्जांपल लेट से, अभी समझ में आएगा। देखो लेट से कि अगर इस 1d का डिस्टेंस, मैं कहता हूं इस 1d का डिस्टेंस कितना, मैं कहता हूं इस 1d का डिस्टेंस 0.02 सेंटीमीटर। लेट से, अरे ये स्लिट्स की स्पेसिंग बहुत कम होगी, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल, और इनकी स्पेसिंग बहुत कम होने वाली है। इन सबकी स्पेसिंग बहुत कम होगी, ये सब एक दूसरे के पैरेलल और स्पेसिंग फिक्स्ड। ऐसा नहीं होगा कि ये 0.03 की तो ये 0.04 की, ये नहीं होगा। इन सबकी स्पेसिंग कैसी होगी? फिक्स्ड। तो अगर मेरे पास मान लो एक की स्पेसिंग 0.02 है और मैं इसको 1 से डिवाइड कर रहा हूं, देन n इज इक्वल टू 1/0.02। थोड़ा सा अपनी मैथ की काबिलियत को हम दिखाते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंट -2, 1 2, 1/2 बिकेम 0.5, -2 को ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, और +2 को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 2 कितनी बनेगी? 500 ऐसी स्लिट्स बनेगी। ऐसा ही होगा, ऐसी ग्रेटिंग्स कितनी बनेंगी? 500। 1 सेंटीमीटर पर अगर एक स्पेसिंग, ये स्पेसिंग बहुत कम होने वाली है, ये स्पेसिंग बहुत ही कम होने वाली है। तो मैं बोलूं अगर मेरे पास सिर्फ इनकी स्पेसिंग 0.02 सेंटीमीटर की रहे तो मेरे पास ऐसी कितनी लाइंस बनेंगी? ऐसी लाइंस, ऐसी ग्रेटिंग्स कितनी बनेंगी? 500 ऐसी ग्रेटिंग्स मेरे पास बन रही होंगी।
क्या आ रही बात समझ में? वाईडीएससी में ब्राइट स्पॉट इतना ज्यादा नहीं बनता था, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में बहुत ब्राइट स्पॉट बनेगा। क्यों? यहां पर एन नंबर ऑफ स्लिट से आकर कंबाइन हो रही होंगी, और देखो सिर्फ एन नंबर ऑफ वेव्स, इस हर एक स्लिट से वेव नहीं आ रही होंगी, इस हर एक स्लिट के अंदर वेव फ्रंट होगा, एक वेव फ्रंट पे बहुत सारे वेवलेट होंगे, उस हर एक वेवलेट से अगर यहां 1000 वेवलेट है तो 1000 वेवलेट से 1000 वेवलेट 1000 वेवलेट 1000 वेवलेट, बहुत सारे वेवलेट से निकलने वाली लाइट यहां पर आके कंबाइन होगी, इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा। आओ एक डायग्राम में देखें, एक डायग्राम में देखते हैं तुम्हें, ये देखो, तो तुम्हें ये डायग्राम नजर आ रही है? देखो इस डायग्राम के अंदर यंग डबल स्लिट में देखो, एक लेजर रखा हमने, S1 S2 रखा, D रखा, और अब जो हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे हैं उसमें देखो हमें एक ब्राइट स्पॉट मिला, फिर बराबर में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके का स्पेस मिला। जबकि अगर हम बिल्कुल बराबर में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में देखें तो वहां पर हमने n नंबर ऑफ स्लिट्स रखे हैं, और n नंबर ऑफ स्लिट्स में जरा स्पेसिंग देखो हमें कितनी देखने को मिल रही है, देख रहे हो? स्पेसिंग नहीं, मैं कह रहा हूं इंटेंसिटी देखो कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। वहां क्या ब्राइट स्पॉट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है वाईडीएससी में? नहीं, लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लाइट की इंटेंसिटी देखो कितनी ज्यादा है सेंट्रल मैक्सिमम पे। क्या आ रही है बात समझ में? सेंट्रल मैक्सिमम पर लाइट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा नजर आ रही है, जबकि यहां पर सेंट्रल मैक्सिमम पे लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। फिर जब तुम आगे जाओगे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी और कम, फिर आगे जाओगे लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी और कम। और नीचे अगर ग्राफ पर भी देखें स्किन और इंटेंसिटी के, तो लोअर टू मॉडरेट एनर्जी इंटेंसिटी रहती है वाईडीएससी में, जबकि वेरी हाई इंटेंसिटी रहती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में। Diffraction grating has much higher intensity of light as compared to YDSC, because in YDSC there are only 2 slits, जबकि diffraction grating में we have n number of slits, और सब स्लाइड निकलकर एक जगह कंबाइन हो रही होती है। So hopefully आपको diffraction और diffraction grating completely समझ में आ गया होगा। This is our last topic related to physical optics on diffraction. सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। सो आज फिर इतना ही रखते हैं। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज।